हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाने के बाद सबके मन से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे। तो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। यह भी बता दिया गया कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब आचार संहिता लगेगी और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इन दोनों राज्यों में आखिर स्थिति क्या कहती है, समीकरण क्या बनते हैं। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। तो आज चुनाव आयोग ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया कि आखिर कब कब चुनाव होने हैं। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में सिर्फ 1 फेज में ही चुनाव हो जाएंगे, यानी कि एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। अब ये देखिए, झारखंड में 2 फेज में यानी कि 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और नतीजे उसके आएंगे 23 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में केवल 1 चरण में चुनाव होंगे और उसके 20 नवंबर को और नतीजे उसके भी 23 तारीख को ही आएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि अगर आप झारखंड में विधानसभा की बात करेंगे तो 81 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हम पूरा एक बार एनालिसिस आपको करके बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की स्थिति क्या कहती है और उससे पहले भी है कि आखिर इन राज्यों के साथ साथ और किन राज्यों की विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव होने यानी कि उपचुनाव होने हैं। तो देखिए, 15 राज्यों की 417 सीटें हैं जिन पर विधानसभा का चुनाव होना है। अब इनमें पंजाब की 4 सीटें हैं, उत्तराखंड की 1 सीट है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर ये सीटें इस बात को तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी की स्थिति क्या कुछ है। बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। उसके बाद सिक्किम की 2 सीटें हैं, बिहार की 4 सीटें हैं, असम की 5 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, केरल की 2 सीटें हैं, कर्नाटक की 3 सीटें हैं, गुजरात की 1 और राजस्थान की 7 सीटें हैं। इन सारी सीटों पर यानी कि उपचुनाव जो है इन सीटों पर होने हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इसी के साथ आप अगर देखें तो झारखंड में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या 11.84 लाख है, यानी कि लगभग 12 लाख नए मतदाता हैं झारखंड में जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। उसके साथ झारखंड की विधानसभा को लेकर हम आपको बता ही चुके हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 288 सीटें हैं। जनरल जो सीटें हैं वो 234 है, यानी कि 288 में से 234 सीटें जनरल कैटेगरी की सामान्य की हैं। एससी 29 सीटें हैं, एसटी 25 सीटें हैं और वोटर हैं 9.63 यानी कि 9.5 करोड़ से थोड़े से ज्यादा। महिलाएं हैं 4.66 करोड़। पुरुष मतदाता हैं महाराष्ट्र के भीतर 4.97 करोड़, यानी कि लगभग 5 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो 20 लाख से ज्यादा हैं, यानी कि 20.93 लाख नए वोटर्स हैं, नए मतदाता हैं जो इस बार पहली बार महाराष्ट्र के विधानसभा में मतदान करेंगे। युवा वोटर्स की संख्या जो 20 से 29 साल के बीच के युवा हैं उनकी संख्या 1.85 करोड़ है, जो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा ही ये तय करते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, सत्ता में कौन आ रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। दिव्यांग की जो संख्या है वो लगभग 3.5 लाख दिव्यांग है महाराष्ट्र में जो मतदान करेंगे, जो वोटर हैं। अब इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है, अब वो फैक्ट्स आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो समीकरण है आखिर वो क्या कह रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 में से केवल 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 48 सीटें हैं, बाकी सीटें उसने अपने सहयोगी यानी कि शिवसेना को दे दी थी, शिंदे गुट को, और अजित पवार एनसीपी को दे दी थी बाकी सीटें। उनमें से केवल 9 सीटों पर जीत पाई थी। उस दृष्टि से भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति क्या कहती है। तो महाराष्ट्र विधानसभा का जो वैसे कार्यकाल है वो 26 नवंबर 2024 तक चलेगा और बीजेपी के पास फिलहाल 103 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 और एनसीपी के पास 39 यानी कि विधायक हैं। छोटे दल 9 हैं और निर्दलीय 13 विधायक हैं जो विधानसभा में सम्मिलित हैं। महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 67 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी के पास। कांग्रेस के पास 37 हैं, शिवसेना उद्धव गुट के पास भी 37 हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 13 हैं और बाकी 1-1 हैं। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं
और सीपीआई-एम के पास 1 सीट है। अब 2024 के हिसाब से अगर ये देखें कि आखिर कौन सी पार्टी है जो विधानसभा में आगे होगी, तो इस स्थिति से क्योंकि केवल 9 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी, काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। तो 153 सीटें कांग्रेस आगे नजर आती है 63 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 57 सीटों पर आगे नजर आती है और एनसीपी शरद पवार 33 सीटों पर आगे नजर आते हैं। महायुति 126 सीटें, बीजेपी 79 यानी कि 79, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार 6 सीटें और राष्ट्रीय समाज 1। अजित पवार की जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया कि जिस तरह से शिवसेना और अजित पवार गुट ने जो है एनसीपी को तोड़ा है, उससे मराठा अस्मिता पर सवाल उठाया गया और ये फैक्टर वहां थोड़ा सा काम करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के जो पिछड़ने का कारण है वो भी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगर आप जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो इंडिया गठबंधन को 48 में से 2024 के लोकसभा में 30 सीटें मिली थी और एनडीए के पास महज 17 सीटें थी। सोचेगा कि अगर 2019 और 2014 से इसकी कंपेयर करें तो ये लगभग 3 गुना कम है, क्योंकि 2014 में एनडीए को 42 सीटें मिली थी और 2019 में 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार महज 17 सीटों पर अटक गया है और 17 थी 42, यानी कि 3 गुने का अंतर नजर आता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखें, बीजेपी महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, शिवसेना 7 पर और एनसीपी तो केवल बड़ी मुश्किल से अपनी 1 ही सीट बचा पाई है। बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर करते हैं तो 23 सीटों का नुकसान नजर आता है। उसी के हिसाब से अगर हम इस लोकसभा को विधानसभा के साथ कंपेयर करें और उन लोकसभा को विधानसभा में बांटकर अगर देखें तो बीजेपी 60 सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आती है। विपक्षी गठबंधन में एक सर्वे हुआ जिसमें 288 सीटों पर, अभी लगभग 2-3 महीने पहले ये सर्वे सामने आया था, लगभग अगस्त के महीने में आप मान के चलिए स्टार्टिंग में ये सर्वे आया था और जिसमें ये कहा गया था, उसमें महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी उसी को लेकर जुड़ती हुई नजर आती है। अब ऐसे में अगर आप उस सर्वे को भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी उसमें भी पिछड़ती हुई नजर आती है। उसके बाद शिंदे नजर आते हैं और सबसे पीछे खड़े हुए अजित पवार नजर आते हैं और महाविकास आघाड़ी यानी कि विपक्ष काफी आगे निकलता हुआ उस सर्वे में नजर आता है। लेकिन असल जो चीजें निकलकर सामने आएंगी वो नतीजे ही बताएंगे जब 23 नवंबर को रिजल्ट सामने होगा और जब एक ही फेज में जो है जनता अपना मतदान कर देगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही अंतिम फैसला होगा और वही पूरा सच होगा कि आखिर किसकी तरफ रुझान है। लेकिन अभी जो फैक्टर है उनके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अभी जो समय बचा है उसमें बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है और जब अपना चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ उतरेगी तो आखिर किस तरह की रणनीति के साथ बीजेपी सामने आती है और कितना डैमेज कंट्रोल करते हुए किस तरह की कामयाबी पाती है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया 27 और आप इस सर्वे को लेकर क्या समझते हैं, हमारे विश्लेषण को लेकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।